नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि प्राकृतिक खेती एक प्रकार का आईपीएम का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार की खेती को क्रियान्वयन करने के लिए हमें और कौन कौन सी गतिविधियां आईपीएम में इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे आईपीएम को ही प्राकृतिक खेती में बदला जा सके। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आईपीएम में चूंकि भूमि के से संबंधित बहुत कम एक्टिविटी की जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में सबसे पहला काम हमें भूमि को बलवान बनाना चाहिए। इसके अंदर पाए जाने वाले कार्बन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी चाहिए तथा भूमि से नीचे पाए जाने वाले सभी जैव व्यवस्था या जैव विविधता को सक्रिय करना चाहिए। अब ये कैसे सक्रिय करना चाहिए, कैसे आगे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना चाहिए, इनका हम आपको अगले वीडियो में सारी चीज़ें विस्तृत में बढ़ना देंगे। इसी प्रकार से दूसरा एक्टिविटी जो प्राकृतिक खेती में करनी चाहिए या करते हैं, वो है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता फसल पर्यावरण में या फसल पारिस्थितिक तंत्र में जमीन के ऊपर भी पाई जाती है और जैव विविधता जमीन के नीचे भी पाई जाती है। जैसा कि हमें पता है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारे बहुत सारे जीव विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। लिहाजा इनको दोबारा प्रतिस्थापित करना, पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिस्थापित करना ही जैव विविधता का संरक्षण करना है, संरक्षण या पुनर्स्थापन करना होता है। दोस्तों, तीसरी जो काम बहुत जरूरी है वो है जमीन की नमी को संरक्षण करें और इसी प्रकार से भूमि जल स्तर को जो नीचे चला गया है, ट्यूबवेल्स की सहायता से हमने उसका दोहन किया है, इसको ऊपर लाएं। वर्षा जल का संचयन करें, खेत तालाब बनाएं। इन गतिविधियों से भूमि जल ऊपर लाया जा सकता है, जमीन की नमी सुरक्षित की जा सकती है तथा जो अगली गतिविधि है वो ये है कि जैविक इनपुट तथा प्राकृतिक खेती के लिए बताए गए इनपुट जैसे जीवामृत, घन जीवामृत या नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, 10 पर्ली अर्क, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दें, जिससे आईपीएम में अगर इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें तो आईपीएम को भी प्राकृतिक खेती में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, एक तो आच्छादन। खेतों में जो भी हमें फसल के अवशेष पाए जाते हैं उनको खेतों में ही मिट्टी में मिला देना चाहिए अथवा खेतों में ही उनका आच्छादन करना चाहिए, उनका रख देना चाहिए, जिससे नमी का संरक्षण होता है, जिससे वाष्पन नहीं होता, जिससे पानी
वाष्प बन के नहीं उड़ता और बहुत सारे जीव आच्छादन के बाद जब उनकी पत्तियां वगैरह पौधों के जो अवशेष होते हैं जब सड़ते हैं उनसे बाद में जा कर के ये आपका बहुत सारे जो जीवाणु पाए जाते हैं वो सक्रिय होते हैं जिससे ह्यूमस बनता है और ह्यूमस के साथ साथ जीवाणुओं की भी वृद्धि होती है। देसी बीजों, देसी गाय की नस्लों को बचाएं, ये 5वीं या चौथी एक्टिविटी है जिसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। खरपतवारों को, जिनको हम मानते थे कि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, ये हानिकारक नहीं है, ये लाभदायक भी होते हैं। ये नाइट्रोजन के सिंथेसिस में योगदान देते हैं, अतः इनको खेतों में ही दबा दें। अगर इनकी बढ़वार को कभी मुख्य फसल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक फसल प्रणाली की जगह बहुफसली प्रणाली को अपना करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। कम वर्षा वाली फसलों को बढ़ावा दें और दूसरी फसलों में क्योंकि आच्छादन करते हैं, इन सब क्रियाओं से करीब 90% पानी की बचत होती है। तो इन सब क्रियाओं को, तीसरी चीज जो अगली चीज है वो है कि परिवार के और बाजार की, सरकार की जरूरत के हिसाब से खेती का नियोजन करें, प्लानिंग करें, ये बहुत जरूरी है। कई बार देखा गया है कि किसान खेती तो करता है, बहुत अच्छी पैदावार कर लेता है, उसका बाजार भाव नहीं मिलता है। सरकार उसका बाजार भाव जब बाजार में फसल आनी होती है तो उसका कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम उपरोक्त चीज़ों को आईपीएम में इंक्लूड करें तो आईपीएम को भी हम प्राकृतिक खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।